जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली क्लास 10th का 23 नवंबर को जो साइंस का वीकली टेस्ट होगा उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 डाला, नहीं देखे तो देख लीजिए। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके वीकली टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो अनुवांशिकता वाला चैप्टर है और जो आपके पास कार्बन एवं उसकी यौगिक वाला चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन आने को है। तो इसलिए हम लोग इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि इन्हीं दो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ मैंने जो पार्ट 1 डाला हुआ है उसमें मैंने आपको कार्बन एवं उसके यौगिक वाला चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस कराया, इसमें मैं आपको सिर्फ अनुवांशिकता वाला चैप्टर से क्वेश्चन कराऊंगा। और आगे चल के आपको और 3-4 वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं तब तक क्वेश्चन कराऊंगा जब तक कि मुझे ये ना लगे कि ये दोनों क्वेश्चन से बस हाँ हो चुका है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं सब करा के दूंगा। और अगर आप लोग प्रॉपर वे से, अगर आप लोग मेरे जितने भी वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपको करा के देता हूँ, अगर सब कर लेते हो ना, तो आपको फाइनल एग्जाम में भी कुछ एक्स्ट्रा अफोर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वीकली टेस्ट से ज्यादा आपको फाइनल एग्जाम को टारगेट करता हूं और मैं उसी टाइप से क्वेश्चन भी सेट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास दिखा कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था, सबको पता है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? अभी मैंने बताया। चलो कमेंट करो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लिखिएगा 2 नंबर, उसका आंसर लिख दीजिएगा ABCD जो वाला 1 2 3 4 जो होगा, ठीक है। मेंडल के प्रयोग में बड़ा टी क्या दर्शाता था? तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें जो बड़ा टी दिखा था वो लंबाई को दिखाता था, साथ साथ प्रभावी लक्षण को दिखाता, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। 4 नंबर पर आता है कि मेंडल के प्रयोग में छोटा टी क्या दर्शाता है? बताओ। तो ये बोनेपन को दर्शाता था, साथ ही साथ ये अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है, यानी कि 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा बात। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। चलिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बोले कि अनुवांशिका का जनक किसे कहते हैं? तो भाई साहब मेंडल को ही कहते हैं। अच्छा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? तो भाई साहब चिंपैंजी से। चिंपैंजी जो है, कहा जाता है कि हम लोग चिंपैंजी से ही विकसित होकर बने हुए हैं और चिंपैंजी हम लोग जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए चिंपैंजी हमसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। प्लेनेरिया की आंखें होती है, तो बेसिकली बिना लेंस वाला बहुत ही सरल आंख होता है, यानी कि बहुत साधारण चीज़ें होती हैं इसमें, तो बहुत साधारण आंख, 1 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में पृथ्वी का वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो आप लोग इसका जवाब सुन के हैरान रह जाओगे, और इसका आंसर है ऑक्सीजन। जी हाँ जी, जिस कारण सभी हम लोग जीवित हैं वही ऑक्सीजन, वही प्राणवायु को ही ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। वो प्राणवायु उस टाइम पे नहीं थी पृथ्वी के प्राचीन काल में, जब वो बननी शुरू थी, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो समझो, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं, इन्हें अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसी को ही हम वंशानुगत लक्षण भी बोलते हैं, और इस टोटल परिघटना को हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। तो कभी अगर अनुवांशिकता पूछे तो भी जवाब दे दीजिएगा। थोड़ा सा समझा दूं कि देखो, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखो, जनरली मैं बात बताना चाहूँगा, सुनो, कि जैसे कि मान लो कि आपका जो मुंह है, ठीक है, फिर बोले कि आपका जो नाक है वो थोड़ा लंबा है, और आपका जो लंबा नाक है वो आपके कहाँ से आया? आपके नाना जी से आया हुआ है। आपका नाना जी का भी नाक लंबा था। तो देखो, नाना जी कौन है? मम्मी के पापा। तो मम्मी के पापा से आपके पास आया हुआ है, ऐसे मेरे साथ हुआ हुआ, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक मेरा नाक लंबा नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा ही होता है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो वंशानुगत होते हैं, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, कि लंबा नाक का होना जो कि मेरे पास आके दिख रहा है, तो यही होता है वंशानुगत लक्षण, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था? भाई साहब, उसने आम का, नीम का, दूसरा पेड़ का उपयोग क्यों नहीं किया, या फिर कोई दूसरे पौधा हो गया उसका उपयोग क्यों नहीं किया? तो समझो, देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था क्योंकि, चलो पॉइंट बनाकर लिखो। पॉइंट नंबर 1 कि भाई साहब मटर का पौधा जो था ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो कि इसे एक वर्ष में कई बार लगाया जा सकता है। मतलब समझो भाई साहब, समझो, अगर मेंडल, अगर मान लो कि आम के पेड़ पे अगर वो एक्सपेरिमेंट करता
था, तो एक आम के पेड़ को बड़ा होने में, वयस्क होने में, फल फूल फलने में करीबन 6 से 7 साल का समय लगता है। चलो 8 साल पकड़ते हैं। तो उसको एक बार जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने में 8 साल लगेगा, तो मान लो कि भाई साहब एक्सपेरिमेंट एक बार फेल हो गया, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं हो कि एक ही बार में एक्सपेरिमेंट सफल होता है। सो ठीक है, तो मान लो कि एक बार फेल हो गया, तो फिर से उसको अब 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार से उसकी जिंदगी पार हो जाएगी, वो मर जाएगा लेकिन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने ऐसे चीजों का, ऐसे पौधों का चयन किया जिसकी जीवन चक्र थोड़ा छोटा होता है, जीवन आयु बहुत कम होती है, पेड़ के जैसा 8 साल 10 साल का नहीं होता है जैसे, ठीक है। जैसे कि मटर का पौधा जिसको साल में आप लोग कई बार लगा सकते हो, वो कई बार परिपक्व होता है, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया। तीसरा नंबर, एक मिनट माइक गिर गया थोड़ा सा। अच्छा, तो तीसरा नंबर का जो आपके पास है, ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट लिया कि इसके पुष्प का आकार जो होता है ये बड़ा होता है, साथ ही साथ ये इसका जो परागण की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। यानी कि इसके पुष्प का आकार बड़ा होता है, साथ ही इसकी परागण की क्षमता बहुत अधिक होती है। परागण की क्षमता मतलब इसके जैसा फल फूल उगाने का, बोल के अपने जैसा मटर को जन्म देने का जो क्षमता होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बेसिकली पौधे जन्म नहीं देते हैं, इनके बीज होते हैं, बीज को फिर से रोप दो तो पेड़ पौधा बन जाए, क्योंकि ये अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर वही बात हुआ, बच्चे पैदा करने की इसकी जनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, साथ ही इसके पुष्प थोड़े बड़े होते हैं और कलर के पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक लिखेगा शायद तीसरा या 4 पॉइंट बता दे, चलो 5वां पॉइंट मान लो, ठीक है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट लिख दीजिएगा कि ये जो होता है इसकी परागण आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट लिख दीजिएगा कि मटर का पौधा आसानी से बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट और एक चाहो तो लिख दीजिएगा कि इसका अध्ययन करना सरल है। तो इतनी सारे कारण है जिस कारण से मेंडल ने मटर का ही पौधा का चयन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? सबसे पहली बात तो वंशानुगत के बारे में तो सबको पता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पर स्वतंत्र रूप से इसका मतलब क्या है समझो। जो क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर को। देखो, मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के 2 विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। यानी कि मेंडल ने 2 टाइप के पौधे लिए, ठीक है ना, और उनके बीच में संकरण मतलब वही समझो कि उनसे बीज पैदा किया, ठीक है, तो उसी को संकरण कहा जाता है, ठीक है। तो 2 तरह के पौधे का चयन किया। पहला पौधा क्या था कि गोल बीज वाला लंबा पौधा था, और उसने दूसरा टाइप का पौधा क्या लिया था, झुर्रीदार बीज वाला बोना पौधा लिया था। इन दोनों पौधों के बीच में क्या कराया, संकरण कराया, उनसे बीज उत्पन्न किया। तो क्या निकला समझो, देख लो। F1 क्या है, PD1। जैसे कि मान लो कि जैसे आप अपने माता पिता के संतान हो, तो माता पिता के बाद आप लोग आए तो आप लोग पीढ़ी 1 हो गए। फिर जब आपका बच्चा होगा तो फिर जो माता पिता के लिए क्या होगा, वो उसका नाती नतनी होगा, ठीक है, तो वो आपका पीढ़ी 2 हो जाएगा, समझ में है ना, तो F2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग वो F1 और आपका जो बच्चा वो होगा F2, अगर आप लोग माता पिता का रेफरेंस लेके चलते हो तो, ठीक है। तो आप लोग अगर F1 के बारे में समझ गए तो सुनो कि F1 पीढ़ी के सभी जो पौधे थे उसमें सभी लंबे पाएगा। यानी कि जब गोल बीज वाला लंबा पौधा झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे के बीच में संकरण कराया गया, उनसे जब बीज उत्पन्न कराया गया, तब सभी सभी बीज कैसा निकला, गोल बीज वाला, साथ ही साथ लंबा पौधा निकला, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण माने वो लक्षण जो दिखता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो गोल है और लंबा है, ये लक्षण दिख रहा है, तो यही इसका प्रभावी लक्षण हो जाएगा। जो कि हम लोगों ने इसी लक्षण का एक पौधा पहले लिया हुआ था कि गोल बीज वाला लंबा पौधा के साथ संकरण कराया था, किसके साथ, झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे के साथ, ठीक है। तो जब इनका संकरण हुआ, इनसे बीज उत्पन्न किया गया, तो फाइनली गोल बीज वाला लंबा पौधा का उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब जब F2 कराएगा, यानी कि जब आप लोगों ने F2 कराने की जब आपके बच्चे की बारी हुई, यानी कि जो आपका गोल बीज वाला लंबा पौधा जितना सारा निकला, झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे, गोल बीज वाले लंबे पौधे से जब संकरण करा के जब सभी जो F1 की पीढ़ी में जो आपका गोल बीज वाला लंबा पौधा उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग F1 बोले, उसका जब संकरण कराया गया तब F2 पीढ़ी बना। F2 पीढ़ी में क्या बना कि भाई साहब समझो, इसमें जो संयोग मिले ना, इसके संयोग बोलो कि पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोग प्रदर्शित करते हैं। नए संयोग का मतलब कि भाई साहब हम लोगों ने देखा था अभी तक कि गोल बीज होता था और लंबा पौधा होता था, और झुर्रीदार बीज वाला होता था और छोटा पौधा होता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि देख लो कि कुछ पौधे ऐसे मिले जिसमें बीज तो झुर्रीदार थे लेकिन पौधे लंबे थे, यानी कि झुर्रीदार बीज वाला लंबा पौधा हो गया। जबकि पहले क्या था, वो झुर्रीदार बीज वाला बोना पौधा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि झुर्रीदार बीज वाला लंबा पौधा हो गया, और कुछ क्या है कि लंबा बीज वाला था, गोल बीज वाला था लेकिन छोटा पौधा हो गया। तो समझो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके पास जो लंबाई है और जो बोना है, जो बीज का गोल होना अथवा जो बीज का झुर्रीदार होना, ये चारों का चारों अलग अलग गुण है, तो किसी के साथ में जाके मिल सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो क्वेश्चन में आपका ये पूछा था कि जो आपके पास विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप में होते हैं, तो वही चीज की सभी लक्षण अलग अलग होता है। वही चीज की बात चल रही है कि भाई साहब यहाँ पे जो हम लोगों ने शुरू में कराया कि गोल बीज वाला लंबा पौधा और जो झुर्रीदार बीज वाला छोटा पौधा, तो हर बार जब गोल बीज होगा तो जरूरी नहीं होगा कि वो लंबा पौधा ही होगा, और हर बारी ऐसा नहीं होगा
कि झुर्रीदार बीज वाला है तो वो बोनाई पौधा होगा, वो लंबा भी हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि गोल बीज वाला हो और जो आपके पास झुर्रीदार बीज वाला हो, चाहे आपका लंबा पौधा हो चाहे बोना पौधा, ये चारों का चारों अलग अलग गुण है, अलग अलग अपने स्वतंत्र रूप में रहता है। ठीक है, समझ में आया ना मेरी बात कि ये चारों चीजें जो है वो अलग अलग हो सकता है कि आप लोगों ने भले ही गोल बीज वाला लंबा पौधा लिया था, झुर्रीदार बीज वाला बोना पौधा लिया था, जब संकरण कराओगे F2 पीढ़ी में जाओगे या F3 में जाओगे तो हो सकता है कि गोल बीज वाला बोना पौधा हो जाए और झुर्रीदार बीज वाला लंबा पौधा हो जाए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका झुर्रीदार हो गया, जो बोना हो गया, जो आपका गोल बीज हो गया, आपका जो लंबा पौधा, ये चारों का चारों अलग अलग गुण है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसे पता चलता है कि उपयुक्त दोनों दशाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लंबा बोनापन, बीजों का गोल होना अथवा झुर्रीदार होना परस्पर ये देखा जाए तो ये स्वतंत्र लक्षण है और ये स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो गोल बीज है तो लंबा पौधा होगा, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो लेकर लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखो लिंग निर्धारण मतलब क्या, तो पहले समझो कि देखो किसी शिशु के जन्म से पूर्व ही वह नर है कि मादा है उसकी भविष्यवाणी कर देना लिंग निर्धारण कहलाता है। समझ में आ गया आपको। आप समझो कि ये सब भाई साहब लिंग निर्धारण होता कैसे है। सो देखो मतलब बच्चा जो होगा वो नर होगा कि मादा होगा, उसको कैसे पहचानेंगे कि लड़का हो कि लड़की को कैसे बताएंगे। देखो तो महिलाओं के दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। महिला में जो दोनों गुणसूत्र होता है वो एक ही प्रकार होता है, एक्स एक्स होता है, परंतु पुरुष में एक होता है एक्स और एक वाई। अब समझो मेरा बात कि देख लो ये जो नर है इसके पास एक्स और वाई है और जो मादा है उसके पास तो सिर्फ एक्स एक्स है। तो मादा जब आपके पास एक्स देगी वो कुछ भी कर लो वो एक्स ही देगा और एक्स ही देगा, लेकिन पुरुष चाहे तो वो एक बार वाई दे सकता है या तो वो एक्स दे सकता है। तो मान लो कि पुरुष वाई दिया तो मादा तो एक्स ही देगी ना, तो एक्स वाई मिलकर क्या बनेगा, एक्स वाई किसके लिए होता है, नर के लिए होता है, तो लड़का पैदा होगा, नर पैदा होगा। लेकिन अगर नर अगर मान लो कि एक्स दे दे और मादा तो ऑलरेडी एक्स ही देगी तो ये एक्स एक्स मिलकर मादा पैदा हो जाएगा, यानी कि वो लड़की बन जाएगी। तो लड़का हो या लड़की किस पे डिपेंड करता है, माता पे डिपेंड नहीं करता है, पुरुष पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बोलते हैं कि इसका लड़का नहीं हो रहा है, इसको चेंज करो, दूसरी बहू लाओ। ठीक है, तो ये सब अच्छी चीजें नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब लड़का हो या लड़की हो ये माता पे डिपेंड नहीं करता, सारा का सारा पुरुष पे डिपेंड करता है। बोलो ना दूसरा लड़का ले अपना बच्चा चेंज करे, आपका बच्चा पे डिफॉल्ट है, किसी की लड़की पे फॉल्ट थोड़ी है। ठीक है, चलो तो यही चीजें थी कि जो नर जो एक्स देगा तो एक्स एक्स मिलकर आपका लड़की बनेगा, अगर यदि नर जो वाई दिया तो एक्स वाई मिलकर लड़का बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लो। ठीक है, सेम ही चीज और कोई चीजें नहीं लिखी हुई, जब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पढ़ लो। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स गुणसूत्र बनता है जो कि आपके पास लड़की होती है। अगर वो वाई दे दिया शुक्राणु तो भाई साहब क्या बनेगा, एक्स वाई बन के लड़का बनेगा। उसी प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पे कि स्त्री एवं पुरुष एवं स्त्री के गुणसूत्र किस प्रकार होते हैं, तो भाई साहब पुरुष में देखा जाए तो आपके पास एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है। तो इस प्रकार से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, आप लोग भरोसा करो ये वीडियो मैं चौथी बार शूट कर रहा हूँ, हर बार कुछ ना कुछ इशू आ ही जा रहा था। ठीक है, कोई तो हल्ला करने लग रहा है, तो कभी एक बार तो साउंड ही नहीं आया। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया। तो इस प्रकार से कई सारी कठिनाई होती है जो आपको कैमरे के पीछे दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को लाइक करना बनता है। साथ अभी ढकार भी आ रही है मुझे। ठीक है, तो बाद की बातें हैं। बेसिकली मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, वैसे आपको सब्सक्राइब और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं जाता है, पर हमें उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलेगा सर इतना सब्सक्राइब क्यों भूख रहे हो, तो भाई साहब इतना मेहनत करते तो उतना तो हक बनता है ना कि आपसे उतना मांग सके। ठीक है, आप लोग ही तो मेरी फैमिली हो, तो फैमिली से नहीं तो किसे बोला जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। ठीक है।